जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। इस वक्त हम महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने लेकर आए हैं और ये खबर देख करके आप समझ गए होंगे कि स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है काफ़ी चर्चित चेहरा है और रांची अंजुमन इस्लामिया के सदर हैं जनाब मुख्तार अहमद जी। सीधा बात करेंगे, जिस तरीके से तुगलकी फरमान जो जारी हुआ था अंजुमन इस्लामिया रांची की ओर से, और उसमें साफ दर्शाया गया था कि बारिश को लेकर के, मौसम ख़राब को लेकर के इस बार हरमू ईदगाह में नमाज ना पढ़ा करके रांची के अपर बाज़ार जामा मस्जिद में नमाज अदा होगी ईद की, जिसको आप देख भी रहे हैं कि आम जनता का, लोगों का रिएक्शन कितना आ रहा है। सोशल मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली है। तो हमारे साथ सीधा रूबरू हो रहे हैं और इनसे सीधा सवाल करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेकर के। मुख्तार अहमद जी, खबर तो आप देखे होंगे, ईद उल अज़हा की नमाज हर साल की तरह इस साल भी होना थी, मगर बारिश का हवाला देते हुए और उसको रोक दिया गया। रांची के अपर बाजार जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, 28 तारीख को रांची ईदगाह हरमू रोड में जो है उसके कन्वीनर है नदीम अख्तर। उसने मुझे परसों मैंने शनि इसमें बुध के रोज़ कांटेक्ट किया कि बारिश बहुत हो रही है, नमाज के लिए क्या करें। तो हमने कहा कि नमाज वहीं होगी, वैसी बारिश नहीं है कि जिसमें नमाज नहीं हो। थोड़ी बहुत बारिश होगी तो नमाज वहीं होनी चाहिए। ये परंपरा रहा है हमेशा से कि ईद और ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज हमेशा वहाँ होती आई है। और हमने कहा कि नमाज वहीं होगी, किसी तरह का कोई रद्द बदल ना किया जाए, और आप लोग एक इसमें फैसला करके आपस में बैठ करके एक जारी कर दिए सर्कुलर के, सबकी सहमति से हुआ। और मुझे फैसला करके आखिरी में मुझसे मुहर लगवा लेना। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि सैकड़ों हज़ारों लोग रांची ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज़ नहीं पढ़ सके। बहुत अफसोस हुआ। बहुत उम्मीद से आते हैं रांची के आसपास के रहने वाले जो कहीं काम से बाहर जाते हैं, ईद के दिन ख़ास करके आ जाते हैं सुबह 7-8 बजे तक, ताकि उनको उम्मीद रहती है कि 9:30 बजे 9-9:30 बजे नमाज़ होगी, वहाँ नमाज़ मिल जाएगी ईद उल अज़हा की। लेकिन जब वहाँ लोग पहुँचे तो नमाज़ नहीं हुई। और इसमें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत नमाज नहीं पढ़ाई गई। और किन लोगों ने फैसला लिया, कौन लोग मीटिंग में थे, कहाँ मीटिंग हुई, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना मुझे कोई खबर हुई और न कोई फैसले की खबर मिली। 11-12 बजे रात में मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए खबर मिली कि नमाज वहाँ नहीं होगी, जामा मस्जिद अपर बाज़ार में होगी। तो इसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ, शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मेरे बगैर इन लोगों ने जो फ़ैसला लिया, जिन लोगों ने भी, उसकी मैं निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि ये हरकत नमाज के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जिस तरीके से कोई बीमार होता है या किसी का कोई दुआ कराना होता है तो मस्जिदों में पम्पलेट्स वगैरह बांट दिए जाते हैं कि फ़लाना आदमी बीमार है, उसकी दुआ कर दीजिए। अगर ऐसे ही जानकारी देना थी तो क्या मस्जिदों में भी दे सकते थे जानकारी कि फ़ला जगह पे नमाज नहीं होगी, फ़ला जगह पे नमाज होगी, जिसको लेकर के आप समझ में आता है आपको कि सर कि 70% लोगों का नमाज छूटा है और लोग दर दिहात से कोने कोने से आते हैं, क्योंकि ईदगाह हरमू ईदगाह सबसे बड़ा स्पेसफुल है जहाँ पर से आराम से कंफर्टेबल महसूस करके नमाज पढ़ता है। और आप अध्यक्ष होकर के आपको बोलते हैं कि आप हमको पता नहीं है। ये कैसा कमेटी चल रहा है जो बीच में फाड़ चल रहा है, जो आपको नहीं पता है? सेक्रेटरी अपना फैसला लेते हैं, आप अपना फैसला लेते हैं, आमला अपना फैसला लेती है। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? रांची की जनता पूछ रही है सवाल। मेरा फैसला कभी ऐसा नहीं रहा है कि मैं अपने आप में किसी को मैं कोई फैसला कर दूं। अभी जो भी अभी चल रहा है मामला, ये लगता है डिक्टेटरशिप है और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई मामले हुए अब तक जिसमें अंजुमन इस्लामिया के वक़ार को बहुत ठेस पहुंचा है। बहुत इसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है लोगों को कि अंजुमन इस्लामिया के साथ एक खिलवाड़ किया गया। जहाँ तक मामला है नमाज के, लोग, मैंने पहले ही कहा कि नमाज के लिए लोग दूर दराज से भी आते हैं और जो शहर के दूर में काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं या नौकरी करते हैं, वो इस उम्मीद में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं नमाज नहीं मिली तो यहाँ ईदगाह में 9-9:30 बजे नमाज मिल जाएगी। मेरे हिसाब से 60-62 साल की मेरी उम्र के हिसाब से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हरमू ईदगाह रांची में ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की नमाज नहीं हुई। 2019 में ईद उल फितर की नमाज हुई थी। वहाँ मैं और सारे करीब 15-20 हज़ार लोग पानी में भीगते हुए ईद उल फितर की नमाज अदा किए थे, और ऐसा वाक़या आज तक नहीं हुआ है मेरे याद में।
अच्छा ये बताइए कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी बनकर आई है, लगभग तकरीबन मेरे हिसाब से 8-9 महीने होने जा रहे हैं इस कमेटी को, जो वर्तमान कमेटी बनकर आई है। क्या लगता है कि अंजुमन इस्लामिया का जो फंड है वो ख़त्म हो चुका है? फंड की कोई बात ही नहीं है। फंड तंबू लगाने में कितना खर्च आता है? कौन सा तंबू लगाने की? जो आप बारिश का जिस तरीके हमने से तो तैयारी पहले ही की इन है। लोगों को कह दिया था कि नमाज वहीं होगी। अगर तंबू लगाने का या टेंट लगाने का नहीं है, वक्त भी नहीं है, तो उसी तरह नमाज होगी। चूंकि हम लोगों के कहने पर पार्षद ने, वहाँ के उस एरिया के पार्षद ने पूरे ईदगाह में पेवर ब्लॉक लगा दिया है। कीचड़ वगैरह भी नहीं थी। अगर बारिश भी होती तो लोग घरों से चादर और जानेमाज वगैरह लेकर आते हैं, वहीं नमाज पढ़ते। कोई कीचड़ की कोई बात ही नहीं थी। ये डिक्टेटरशिप हुआ और अपना फैसला लिया। और फेसबुक और मोबाइल में लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सहमति से हुआ है, आपसी सहमति से। मेरी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ नमाज, कहाँ मीटिंग हुई और किन लोगों ने फैसला लिया, कौन वो लोग शामिल थे। अभी तक मुझे इसकी खबर नहीं है। रात को 12:30 बजे जब आपको पता चला, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो उस वक्त भी आप इस पर विराम लगा सकते थे और मस्जिदों में ये पर्चा फैला सकते थे कि नहीं, जो भी फैसला लिया गया है मेरी गैर मौजूदगी में लिया गया है, नमाज वहीं पढ़ाई जाएगी जहां पढ़ाई जाती है। ये भी तो आप बोल सकते थे। बिल्कुल 12:30 बजे रात में हमने कन्वीनर से बात की जी कि भाई तुम ये फैसला ले लिया, व्हाट्सएप में घूम रहा है, फेसबुक में, जी। ये तो गलत है। जी तो उसने कहा अब तो गलती हो गई, अब नहीं हो सकता है कुछ। ये उनका कन्वीनर का जवाब था। फिर हमने कहा कि भाई आप सेक्रेटरी साहब से बात करके हमसे बात करने के लिए कह देना। आज जब सेक्रेटरी साहब से मुझे किसी ने कॉन्फ्रेंस में बात कराया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, आपसे बात करने के लिए कन्वीनर ने मुझे नहीं कहा। तो बहुत मैंने ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मामला कुछ पेचीदा है और कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ 3 आदमी का बात आ गया, कन्वेनर, सचिव, अध्यक्ष। मैं तो कहीं तो पर आप हूँ ही नहीं मान ना। लीजिए कि अध्यक्ष की गाइडलाइंस पर ही पूरा कमेटी चलता है। हमने तो पहले ही कह दिया कि नमाज वहीं होगी। हमने ये भी कहा कि ऐसी बारिश नहीं हो रही है कि 4-5 दिनों को मूसलाधार बारिश हो रही है, बाढ़ आने का खतरा है, ऐसा है कि पूरा ज़मीन भीगा हुआ है, ऐसा कहीं पर लग नहीं रहा था। और लोग, कन्वीनर ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया में और न्यूज़ में आ रही है खबरें कि बहुत 29 तारीख को बहुत बारिश होगी, तो इसलिए नमाज नहीं होगी। हमने कहा ऐसी बारिश है ही नहीं और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं सोशल मीडिया में या न्यूज़ पे कि बहुत बारिश होगी। ये तो अल्लाह का कुदरत है, जब चाहे बारिश हो जाए, जब चाहे धूप निकल जाए। इस पर गौर करना चाहिए, उस पर यकीन रखना चाहिए लोगों को। ये नहीं कि हम सोशल मीडिया में या मौसम विभाग की सूचना पर हम मुलतवी कर दें, नमाज पढ़ा दें जामा मस्जिद में। बहुत शर्म की बात है। कितने लोगों की नमाज छूटी, दिल पर हाथ रख के बताइए। मैं समझता हूँ, खराब लग रहा, अच्छा लग रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोग, हम समझते 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की नमाज छूट गई, या बहुत लोग कहीं दौड़ धूप करके जाकर के नमाज पढ़ भी लिए जामा मस्जिद में, लेकिन 5,000 से ऊपर लोगों की नमाज छूट गई। इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये अवाम समझ रही है और अवाम जानती है कि किसके ज़रिए ये धोखा हुआ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले एक हंगामा भी हुआ था अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में कि फ़ंड को लेकर के जिस तरीके से बोला गया था, पहले ही संग बुनियाद उलमाओं के द्वारा रख दिया था। ये फिर दोबारा से फिर भाजपा सांसद, अब ये आपका संजय सेठ जी के द्वारा फिर से कराया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या वो फंड वाकई पास हो गया था या फिर जुमला था ये? देखिए, अब तक 3 एपिसोड, बड़े एपिसोड हो चुके हैं अंजुमन इस्लामिया के मामले में। पहला एपिसोड ये हुआ कि रमज़ान के 20 तारीख को अंजुमन प्लाजा की मार्केट की दुकानें बंद कर दी गई। दुकानदार हताश हो गए। मेरे पास दुकानदार आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ आगे बढ़िए। तो हमने कहा एक दरख्वास्त लेकर के आओ। दरख्वास्त में उन लोगों ने लिखा कि हम ईद के बाद बैठ करके मसले की किराए के मसले में बात करेंगे और आप जो कहिएगा हम लोग उसको फैसला करेंगे, लेकिन अभी दुकान खुलवा दीजिए। उस लेटर को में हमने रिमार्क्स लिखते हुए सेक्रेटरी साहब के पास भेज दिया कि भाई आप इस दुकानें खोलें और लोगों को परमिशन दें, ये लोग बैठ करके बात करने के लिए तैयार हैं ईद के बाद। और यही चीज़ मैं बार बार कह रहा था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है दुकान बंद कराने का। दुकान बंद कराना होता तो रमज़ान से पहले करते या ईद के बाद करते, पूरी तरह से बंद कर देते, पूरा किराया वसूलते। लेकिन ये एक 20 रमज़ान को जहाँ लोग किसी तरह कर्ज लेकर के पैसे इंतज़ाम करके उम्मीद लगाए बैठते हैं कि ईद के मार्केट में हम कुछ कमाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे ताकि घर चले और खुशहाल रहे, लेकिन इसका उल्टा हुआ, बरक्स हुआ। सिर्फ इसलिए कि हमने उनको कह दिया कि हम इसके फेवर में नहीं है दुकान बंद कराने में। दूसरा एपिसोड ये हुआ कि संजय सेठ को हमने 1-1.5 महीना पहले ही एक प्रोजेक्ट लेकर के वहाँ के लिए, हॉस्पिटल के लिए, OPD के लिए एक प्रोजेक्ट नक्शे के साथ, पूरे प्रोफाइल के साथ मैं माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी के घर गया था। उनसे मुलाकात हुई, प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है,
हम इसमें डिपार्टमेंट काम करवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज जा रहा हूँ ब्राज़ील, आने के बाद हमसे 23-24 तारीख तक मिल लीजिएगा। तो मैं 24 तारीख को उनके पास गया कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा है, 20-25 लाख, हम लोग काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कब शुरू करें? हमने कहा भाई 25 जून को शुरू कर रहे हैं, तो मैं भी आऊँगा और वहीं मैं घोषणा करूँगा कि मैं इस OPD को बनवाने का मैंने जिम्मा ले लिया है हमने। अब 24 तारीख को आने के बाद हमने सारी तैयारी पूरी कर ली। उसके बाद इतवार को तैयारी की, पूरा दिन मिला, आधा दिन मिला। 1:30 बजे मुझे माननीय सांसद जी के PA का फ़ोन आया कि भैया नहीं आवेंगे, सांसद जी नहीं आवेंगे, क्योंकि यहाँ से करीब करीब 20 से 25 फ़ोन आ गए हैं नहीं आने के लिए, और ये भी बताया गया है कि मुझे काला झंडा दिखाया जाएगा। इसलिए माननीय सांसद जी बोले कि अब नहीं आएंगे, आप लोग आपस में डिस्प्यूट है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम मुलतवी करते हैं। 2 बजे फिर जैसा आपने देखा होगा, ये अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में हठधर्मी पर लोग बहुत सारे उतरे हुए थे, उसका हमने जवाब दिया। तीसरा मामला ये आ गया, ये बहुत बड़ा मामला है, ईदगाह में नमाज नहीं अदा करवाना और जामा मस्जिद में करवाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी घटना तो हम यही कहेंगे कि किसी साजिश के तहत वहाँ नमाज हटा करके जामा मस्जिद में शिफ्ट किया गया, जिससे हज़ारों लोगों की नमाज छूट गई। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आपसी भेदभाव में बात नहीं बन रही है या फिर फंड का मामला है, पहली बात तो आरोप ये भी लगा के है आपके ऊपर और आपकी जो भी साथ में थे कि 1 करोड़ 30 लाख का जो 60 लाख का फंड था लमसम वो कहीं पास नहीं हुआ। ये मुचल का ये जो है जो जुमला है, ये एक जुमला की तरह रह गया है। अगर फंड पास होगा डिपार्टमेंटली होगा, यहाँ तक कि खुद कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन जी ने इस पर नाराजगी जताई है कि फंड पास करने वाला मैं हूँ, मैं ही इसको दूंगा और कोई नहीं दे पाएगा। झारखंड सरकार का मामला नहीं था, ये मामला केंद्र का था। केंद्र से सांसद फंड होता है ना, सांसद फंड से ही संजय सेठ को देना था और डिपार्टमेंटल काम करना था। अब मुझे ये थोड़ी पता कि वो थोड़ी पॉकेट से ला के दे रहे थे कि लीजिए 1 करोड़ 60 लाख रुपया बिल्डिंग बनाई है। उनका कहना था कि मैं डिपार्टमेंट बनवा दूंगा, सैंक्शन कब होगा नहीं होगा ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने हामी भर दी थी कि मैं इस बिल्डिंग को, ये इस OPD को बनवाऊंगा और मैं आकर के इतवार को 25 जून को मैं वहाँ घोषणा करूंगा कि हमने ये जिम्मा लिया है, जो भी इसमें खर्चा आएगा मैं दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये सेक्रेटरी की टीम अलग जा रही है, सदर की टीम अलग जा रही है। जब आपको जाना ही था तो सबके साथ राय मशवरा लेकर पूरी टीम जाती, ज्ञापन सौंपती सांसद को। सांसद से जब आप मिलने गए थे प्रोजेक्ट लेकर के, और उनका साफ नाराजगी कहना है कि सेक्रेटरी का कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं और कैसे कैसे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, कोई भी मुझे जानकारी नहीं है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये इस झूठ का मैं साफ तौर पे बयान ये करना चाहता हूं कि हाउस में हमने बता दिया था कि संजय से आज से 1 महीना पहले हमने हाउस में बता दिया था, जिसमें हाउस में जितने लोग शामिल थे सबसे आप पूछ सकते हैं, आप उसमें उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं कि हमने क्या कहा था। हमने कह दिया था कि सांसद महोदय ने वादा किया है कि इस बिल्डिंग को हम बना देंगे, इसका जैसे भी होगा हम इसका फंड पास करवा के जो भी होगा इसका डिपार्टमेंट हम काम कराएंगे। तो ये आप हमारे जो हॉस्पिटल के जो भी गवर्निंग बॉडी में लोग हैं उनसे आप जाकर के दरियाफ्त कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि कहीं ना कहीं इसमें मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें अवाम जानती है, जनता जानती है, और इसमें लोग चंद ही लोग हैं कभी कामयाब नहीं होंगे इस तरह की हरकत करने से। अच्छा, बात कर लिया जाए अब जब एक पिछली कमेटी में आप सचिव महासचिव थे। जी मैं एक चीज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास इतना फंड है कि हम खुद G+5 बना सकते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है, अगर फंड है तो फिर 2 लाख रुपए महुआ मांझी से मांगने की क्या जरूरत है कि बोरिंग कराने के लिए 2 लाख रुपए या जो भी रकम है, बोरिंग में जितने पैसे लगते हैं, अगर सक्षम है आप 4-5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए, तो बोरिंग के लिए भी पैसे नहीं मांगने चाहिए। 2 लाख रुपया जिसने भी मांगा है, मुझे खबर मिली है कि किसी ने मांगा है बोरिंग के लिए, रिक्वेस्ट किया। आप भी उड़ता तीर मार रहे हैं? नहीं, कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म। अगर आप बोलेंगे तो मैं लेटर तो किया होगा ना, 2 लाख रुपया का हो चाहे 1 लाख रुपया का। रुपए का जिक्र नहीं था, लेकिन ये रिक्वेस्ट था कि बोरिंग करा दिया जाए। आप पहले भी, इससे पहले 2.5 करोड़ का मसला दिए थे। 2.5 करोड़ आया हुआ है। वक्त आने पर पोल खोलूंगा, वक्त आने पर इन लोगों की खटिया। भाई मेरी बात सुनिए ना, आपको गलत फहमी है। आप भी उस एपिसोड में थे जब वहाँ मुसाफिर खाने में ये मामला आया था। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि 2.5 करोड़ रुपया हॉस्पिटल में आ गया है, अगर मैं नहीं जीतूंगा दूसरे लोग जीत कर आएंगे तो बंदर बाट किया जाएगा। उसी वक्त हमने कहा था कि अगर 2.5 करोड़ रुपया हॉस्पिटल में आ गया है तो किस अकाउंट में आया है, कैश में आया है,
चेक से आया है या ट्रांसफर हुआ है, इसकी वजाहत की जाए, जो आज तक वजाहत नहीं किया गया है। इसी को कन्वर्ट करते हुए आपका बयान था ना, आपको तो बयान था ना कि वक्त आने पर बताऊंगा मैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पर बताऊंगा, तो वो तो बताइए ना, क्या बताने के लिए मैं कहा था, आप समझे नहीं बात जी, को। जी। मैंने वहां इस वक्त कहा था कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं हॉस्पिटल में, उसका वक्त और समय का इंतजार कीजिए और जगह का हम करेंगे, जिसका हम बहुत अनकरीब इसका खुलासा करने जा रहे हैं, एक टीम बना करके कि कहाँ क्या हुआ, कितने रुपए का घपला हुआ। 2.5 करोड़ रुपए वाली बात जो है उसको कन्वर्ट करके मेरे ऊपर थोपा गया, जबकि ये पूर्व के अध्यक्ष ने कहा था कि दूसरे लोग आवेंगे तो बंदर बांट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद आ गया, सुने हम, सुने आपने सुना होगा इसको कि उन्होंने कहा, आपके चैनल अभी उन्होंने कहा था कि बंदर बांट किया जाएगा दूसरे लोग। अभी भी मैं उनसे पूछता हूं कि 2.5 करोड़ रुपए कहाँ है, किस अकाउंट में, इसकी वजाहत कर दी जाए ताकि आम पब्लिक इसको जान सके। अच्छा, मेरा एक चंद सवाल है कि अब जिस तरीके से इसमें काहे कीचड़ हो रहा, कच हो रहा है इस कमेटी में, आखिर ये कब ऐसा अंतिम फैसला लेंगे कि शांति तरीके से काम होए? क्योंकि जनता परेशान हो गई है। जनता पहले बोलेगी पूर्व की कमेटी से हम लोग इसलिए परेशान थे कि पूर्व कमेटी काम नहीं कर रही थी, इसलिए नई कमेटी को चुन के लाए, तो नई कमेटी का भी नया रवैया है। अब ये आप ये बताएं कि अंतिम फैसला लेकर के जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अंजुमन के वक़ार को बहुत नीचे कर दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शहर के कुछ पंचायत, कुछ कमेटी, कुछ बड़े माने सुलझे हुए लोग बीच में आएंगे, और आना भी चाहिए लोगों को, समाज में लोगों को आगे बढ़ के अंजुमन के वक़ार को बचाने के लिए सामने आकर के सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि लोग जो अच्छे किस्म के लोग हैं, जो अच्छी फिक्र रखते हैं, वो आगे बढ़ेंगे और इस मसले को हम लोगों के बीच में ला करके इस फैसले यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हम लोग आगे जो 2 साल बचा हुआ है इसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है अच्छे लोगों से। मुंतजमा की कमेटी क्यों नहीं बिठा लेते हैं, बैठक क्यों नहीं बिठा लेते? सब लोग बोले कि मुंतजमा की मीटिंग में, मुंतजमा की मीटिंग अनकरीब जुलाई के किसी महीने में किसी दिन भी बुलाया जा सकता है। ये मैं आज 2-4 दिनों के अंदर ये घोषणा कर दूंगा कि इसकी पूरा मजलिस के और जितने भी ऊपर के जो आला अधिकारी पोस्ट हैं आप लोगों के, सबके साथ, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, पूरी कमेटी के साथ बैठ करके ये फैसला लिया जाएगा कि मुंतजमा की मीटिंग कब बुलाई जाए। हमें उम्मीद है कि जुलाई के किसी भी तारीख को ये मुंतजमा की बैठक बुलाई जाएगी। ये मैं अपना लिखित ऑर्डर कमेटी में दे दूंगा। चलिए, ये तो बात रही मुख्तार अहमद जी के, तो आपने बयान को सुन लिए होंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने सवाल किए उसका शांतिपूर्ण तरीके से, सही मिजाज से जवाब दिया। अब ये जनता भी जानना चाह रही थी कि अंतिम फैसला क्या होगा। जिस तरीके से आए दिन कभी फंड को लेकर के, कभी आपसी बंटवारे को लेकर के, कभी आपसी लड़ाई को लेकर के, रंजिश को लेकर के जो जनता देख रही थी बार बार ये तमाशा, मगर आज मुख्तार अहमद सदर ने नया भारत टीवी 24 के माध्यम से बता दिया है कि जून का तो महीना ख़त्म हो गया, जुलाई में किसी वक्त भी मैं लिखित ऑर्डर दे करके मुंतजमा की और जितने भी जितने भी लोग हैं, और लोग जितने भी लोग हैं जो समाज के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ओहदेदार हैं, उन लोगों को बैठा करके ये अंतिम फैसला लिया जाएगा। उसके बाद से कोई शिकायत या कोई किसी प्रकार का कोई मामला या भगजक नहीं होगी। अब इसी प्रकार के हमारे साथ न्यूज़ देखते रहें। अंजुमन इस्लामिया की हर एक अपडेट नया भारत टीवी 24 के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तब तक ले लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।